उनकी ज़्यादातर जो पोइट्री है वो डेथ के बारे में ही बताती है, और उन्होंने डेथ को क्या बताया, एक फ्राइटनिंग किसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो डरने वाली है। वो क्या एड्रेस करती है कि एक बहुत ही नाइस, उसको पर्सोनिफाइड करते हुए उसको एक नाइस जेंटलमैन बोलती है जो कि उसे लेने के लिए आया है, जैसे किसी वो डेट पर जा रहे हैं। इस तरह से वो उसे डेथ को बताती है कि वो एक नाइस जेंटलमैन है उसे, और उसे अपने सारे स्ट्रेस को दूर करके वो उसे डेट पर लेकर जाने के लिए आया है। एलन टेटी जो एक बहुत फेमस राइटर रहे हैं, वो उनकी पोइट्री से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने बताया कि जो उन्होंने उसकी पोइट्री के बारे में क्या ऑब्जर्व किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएम है ये जो पोएम है, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, और इट शुड बी कंसीडर्ड इन द फाइनेस्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये ऐसी पोएम होनी चाहिए जिसको कि इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लिटरेचर की फाइनेस्ट पोएम्स जो हैं उसमें कंसीडर करना चाहिए। तो ये पोएम जो है ये एक लिरिकल पोएम है, ये 6 स्टैंजा से बनी और क्वाट्रेन, सारे के सारे स्टैंजर्स क्वाट्रेन में लिखे हुए, मीन्स कि 4 ऐसा वर्स, ऐसी जो लाइंस हैं जो 4 लाइंस में, हर पैराग्राफ 4 लाइंस पर बना हुआ है। और इसमें क्या है, मेटाफोर और इमेज बताई गई है किसके बारे में, जर्नी यात्रा, जैसे हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, वैसे ही ये जर्नी बताता है। जैसे कोई पर्सन है कि वो पढ़ने के लिए गया है तो उसकी यात्रा स्टार्ट हुई है, कहाँ, कौन सी यात्रा, इग्नोरेंस टू नॉलेज, कि उसको अभी अज्ञानी है वो और उसको नॉलेज की तरफ जाना है। मीन्स अभी उसकी जो यात्रा स्टार्ट हुई है अज्ञानता से, और उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है नॉलेज, वो है ज्ञान। तो ऐसी ही यात्रा की बात एमिली डिकिंसन ने अपनी पोइट्री में, अपनी इस पोएम में की है। उनकी जो पोइट्री का स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक था, यूनिक पोइट्री थी। उनकी पोइट्री कैसे थी कि जैसे शॉर्ट लिव थी बट हैड ए स्टाइल ऑफ हर ओन। उसका उनका अपना ही, एमिली डिकिंसन का अपना ही स्टाइल था, सिग्नेचर स्टाइल था। कैसा स्टाइल था, यूटिलाइजिंग शॉर्ट पैक्ड फ्रेजेस, कॉम्पैक्ट स्टाइल, एंड क्या है कि विद मीनिंग, लोडिंग विद सिग्निफिकेंस। ऐसे उन्होंने फ्रेजेस यूज़ किए हैं, ऐसे उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि हर एक मीनिंग वर्ड का, हर एक फ्रेज का अपना अलग ही मीनिंग, अपना अलग ही सिग्निफिकेंस निकल के बाहर आता है। इन द पोएम देयर इज अ सस्पेंस, इसमें क्या है कि यात्रा की बात की गई है। जो रीडर्स है वो अम्यूज भी होते हैं, सस्पेंस, वो थ्रिल्ड भी फील करते हैं, सस्पेंस भी होता है। उन्होंने थॉट्स, आइडियाज़ को काफ़ी मिक्स किया है। वो एड्रेस करते हैं कि लाइफ, डेथ, इमोर्टैलिटी, एटर्निटी, इस तरह की बातें करके जो रीडर्स हैं वो उनकी बातों से बहुत हैरान भी होते हैं, अम्यूज फील भी करते हैं, और उनको सस्पेंस भी फील होता है कि आगे क्या होने वाला है। जर्नी स्टार्ट तो हुई है लेकिन ये रुकेगी कहाँ, जब डेथ ही हो गई है, जब हमें कहीं जाना ही नहीं है, जब डेथ ही हो गई है तो फिर ये जर्नी किस बात की। तो ये जो सस्पेंस है, ये जो स्टाइल है उनका काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। उन्हें कंट्रोवर्शियल पोइटस भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने लाइफ, डेथ, एटर्निटी इसके बारे में बहुत खुलकर बात की है, जिसको कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम क्या है कि अपनी अलग ही दुनिया में मस्त हैं। हम ज़्यादातर लोगों को आपने कहते ही सुना होगा कि हमारे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है, एज इफ़ कि जैसे डेथ उनसे पूछ कर आएगी कि मैं आऊँ, आपके पास टाइम है या नहीं है। लेकिन एमिली डिकिंसन ने डेथ को पर्सोनिफाई करते हुए एक ऐसा पर्सन बताया है जिसके पास बहुत ही खुला टाइम है, बहुत ही वो प्यारा इंसान है जो हमारे साथ बहुत प्यार से, किसी तरह की कि उसको हेस्ट नहीं है, जल्दी नहीं है, किसी तरह का उसको स्ट्रेस नहीं है, किसी तरह की उसको कोई बाउंडेशन नहीं है। एक ऐसी चीज़ होती है डेथ जिससे कि हम बिना फालतू के डरते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानना, अपनी लाइफ के ड्यूरिंग ही, अपने काम के ड्यूरिंग ही इसके बारे में जानना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। Now let's start with the closure look of the poem, of the lines of the poem. सबसे पहले जान लेते हैं एमिली डिकिंसन के बारे में। उनका शी वॉज बोर्न इन एमेट मैसेचुसेट्स। इंट्रोवर्ट डिकिंसन लेड द लाइफ ऑफ ए रेकलेस फॉर मैनी ईयर्स ऑफ हर लाइफ।
रिक्लूस मीन्स कि बिल्कुल एकांत होकर जीना, अलग थलग जीना, किसी से ज़्यादा किसी से मिलजुल कर ना रहना। Although she wrote about 1800 poems, less than dozen of them were published in her lifetime. बहुत कम उनकी पोइट्री जो poems जो वो publish हुई है। Dickinson poems did not follow the poetic convention of that era, in which she wrote characterized as they were by short lines, half rhymes, and unconventional कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। जो उस टाइम पे जो उनके एरा में जिस तरह का स्टाइल चल रहा था पोइट्री लिखने का, उन्होंने उसको टोटली निगलेक्ट कर दिया। वो अपनी ही स्टाइल में, अपने ही सिग्नेचर स्टाइल में लिखती रहती थी। उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखने की बहुत ज़्यादा उनका स्टाइल था। वो ज़्यादातर अपनी पोइट्री कैपिटल लेटर्स में लिखती थी। पंक्चुएशन का भी वो बहुत ध्यान रखती थी, कहाँ पर कोमा लगाना है, कहाँ पर हाइफन लगाना है। इन चीज़ों के लिए भी वो काफ़ी फेमस रही हैं अपने डिफरेंट स्टाइल के लिए। शी इज़ बिलीव टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रांसेंडेंटलिस्ट फिलोसफी ऑफ द अमेरिकन पोइट एंड एसिस्ट रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन। ट्रांसेंडेंट मीन्स कि एक, एटर्निटी मीन्स कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ जाना, किसी एक चीज़ से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना। वो इस फिलोसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। द थीम्स ऑफ डेथ एंड इमोर्टैलिटी रन थ्रू मैनी ऑफ हर पोएम्स। डिकिंसन इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर अमेरिकन पोइट्स। उनको अमेरिका के मेजर पोइट्स जो है उनमें शामिल किया जाता है। इन दिस पॉइंट डिकिंसन यूज पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर्स टू प्रेजेंट डेथ एज जेंटल जर्नी दैट लीड्स टू इमोर्टैलिटी। उन्होंने डेथ को भी पर्सोनीफाई किया है। पर्सोनीफाई मीन्स किसी एक पर्सन को, एक चीज़ को जो कि जिंदा नहीं है, उसको ऐसी फीचर्स दे देना जैसे कि वो ऐसे लगे कि वो बिल्कुल जीवित है, एक इंसान है। उन्होंने ऐसे मेटाफर्स, ऐसे सिंबल्स, ऐसा सब कुछ यूज़ किया है जिससे कि हमारी जो ये जो डेथ जर्नी है ये बहुत जेंटल लगती है, जो कि हमें सुप्रीम पावर की ओर ले जाती है, अनश्वरता की ओर ले जाती है। बिसाइड्स दिस अदर फीचर द पोएम यूनिकनेस लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। इसका जो यूनिक फीचर क्या है, इसको अलग अलग तरह से जैसे जिसको समझ में आ रहा है वैसे ही इसकी व्याख्या की जा सकती है, वैसे ही इसकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, जैसा भी कोई इसको समझता है। क्योंकि कोई भी पोइट्री है वो उसका एक मतलब नहीं होता। कोई भी जो रिटन सेंस में आ जाता है उसका एक मतलब नहीं होता, उसके कई मतलब होते हैं। और स्पेशली ये जो पोइट्री जो इस तरह लिखी जाती है कि जो लाइफ, डेथ, एटर्निटी इन सब पे होती है, उनके तो वैसे भी कई मतलब होते हैं और इसी तरह इस पोइम के भी कई मतलब होते हैं। Now let's have a closer look of this poem. बिकॉज आई couldn't स्टॉप फॉर डेथ। अब ये आई थिंक आपने पहली ऐसी पोइम सुनी होगी जो कि स्टार्ट ही बिकॉज से हो रही है। ये कॉमन हमें सुनने को नहीं मिलता। ये क्या है कि एक स्पेशल सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजी है। फर्स्ट लाइन में ही जो रीडर्स का अटेंशन है वो ग्रैब हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो रीडर से ही क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर कोई स्पीकर बैठा है, उससे जो पोइटस है वो कॉन्वर्सेशन कर रही है, उससे बातचीत कर रही है, उससे क्वेश्चन आंसर कर रही है और रीडर्स का अपने आप ही वो ध्यान जो है वो खींच लेती है। वो इस तरह से बिकॉज से ही स्टार्ट करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे पोइटस क्वेश्चन आंसर कर रही है, जैसे कि यहाँ पर कॉन्वर्सेशन चल रही है। आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ। और ये जो हाइफन है ये है एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करने का, लिंक करने का एक मेथड है। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। फिर है कि यहाँ पर उन्होंने डेथ को पर्सोनीफाई करते हुए एक फाइन जेंटलमैन, एक नाइस जेंटलमैन की तरह बताया है। ही काइंडली, ही मीन्स डेथ जो लेने आई है वो एक जेंटलमैन की तरह मेरे पास आई है, बहुत ही आराम से, प्यार से मेरे साथ में, मेरे पास में रुकी। मेरे कि ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये डेथ की रैशनैलिटी देखिए, जो डेथ है उसकी सियानत देखिए, उसको किसी तरह की कोई जल्दी नहीं थी। वो बहुत ही आराम से, प्यार से रुकी पोइटस के पास और उसने प्यार से बुलाया कि जैसे ये डेथ का काम है प्यार देना, अपनापन देना। यहाँ पर कामनेस की, पीस की बात की गई है। लोग जो है यहाँ दुनिया में काम पीस की बात करते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। और डेथ भी क्या है, जिस तरह की बातें हमने सुनी हुई है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन। एक लाइफ से निकलकर हम दूसरी लाइफ की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो पोइटस है उन्होंने कॉमन टू प्रॉपर नाउन्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर उन्होंने कई जो यूज़ किए हैं अपने नाउन्स।
है तो ये कॉमन नाउन्स, लेकिन इनको पर्सोनिफिकेशन देने के लिए, डेथ की पर्सोनिफिकेशन देने के लिए प्रॉपर नाउन्स की तरह यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी थी, लेकिन क्या है कि जब डेथ आई तो उसने बहुत प्यार से मुझे रोका। वो एक कैरेज, कैरेज सी कैपिटल है इसमें, आवर सेल्फ में ओ कैपिटल है, इमोर्टैलिटी में आई कैपिटल है। यहाँ पर उन्होंने इन वर्ड्स का, इन फ्रेसेस का स्पेशली यूज़ किया है डेथ को और ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए, डेथ के बारे में और ज़्यादा उस पर एम्फेसिस देने के लिए ये चीज़ों को स्पेशली उन्होंने ध्यान में रखा है। एमिली डिकिंसन ने अपनी लाइफ टाइम में अपने बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, इनकी डेथ को फेस किया था, देखा था। इसीलिए ये जो डेथ का थीम है, डेथ जो हमारी लाइफ का पार्ट है, ये उनकी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट बन गया। वो चाहकर भी इसके बारे में सोचना, इसके बारे में लिखना, ना चाहकर भी वो इसके बारे में सब कुछ सोचना, लिखना, वो ये सब कर ही लेती थी। उन्हें इसकी, इस थीम के बारे में, इस चीज़ की के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट है। और ये एक्चुअल में, अगर आप मेरे से भी पूछो तो ये एक्चुअल में हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हम इधर उधर दुनिया में ऐसे ही भागते रहते हैं, लेकिन अगर हमने इसके बारे में सही तरीके से जान लिया तो हमें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करने का, उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने का कभी भी हमें मौका नहीं मिलेगा। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। यहाँ पर उन डेथ और एमिली डिकिंसन, जो डेथ, वो जो चैरियट आया है लेने के लिए, जो रथ आया है लेने के लिए एमिली को, डिकिंसन को, वो धीरे धीरे जा रहा है, उसको किसी तरह की हेस्ट, कोई जल्दबाजी नहीं है। ज़्यादातर लोग हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम ये कहते रहते हैं कि मुझे तो बहुत ही, मैं तो बिजी शेड्यूल है मेरा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन डेथ यहाँ पर इतना जेंटल पर्सन है, इतना काइंड है कि उसको किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। वो धीरे धीरे वो धीरे धीरे जो लाइफ का, डेथ का जो रथ है वो चल रहा है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी, यहाँ पर हम, अब ये मेरे लिए क्या है कि मेरा काम और जो मेरा सुख सुविधा है, वो सब क्या है कि यहाँ पर सब ख़त्म हो रहे हैं। चाहे कुछ, मैं जब बहुत ज़्यादा बिजी थी, या फिर मेरे आराम करने का टाइम था, मैं सुख सुविधा का टाइम था, सुख सुविधा में मैं बिजी थी, इन सब को उसने, डेथ का जो रथ है उसने दरकिनार कर दिया है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये जर्नी चल रही है ना, डेथ की जर्नी चल रही है। अब देखते हैं, सस्पेंस बना हो कि ये जो जर्नी चल रही है ये एक्चुअल में पहुंचेगी कहाँ पर। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टॉप, हम कहाँ पहुँचे, जब वो रथ चल रहा था तो हम एक स्कूल के पास पहुंचे जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। स्ट्रोव, जो स्ट्राइव का पास्ट टेंस है, मींस कि कुछ एफर्ट्स करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना कुछ पाने के लिए। तो रिसेस में वहाँ पर बच्चे रिंग, मतलब रिंग रिंग रोजेस, जो आपने सुना होगा बच्चे खेलते हैं, उसमें भी क्या लाइन आती है, हुश बुश एंड वी ऑल फॉल डाउन। आफ्टर ऑल तो सभी को नीचे गिरना ही है, नीचे गिरना मतलब आफ्टर ऑल तो जाना ही जाना है, नीचे जाना ही जाना है, हमें ख़त्म होना ही होना है। ये सब कुछ हमें वो बता रहा है। चाहे रिसेस टाइम है, लेकिन फिर भी क्या टाइम, क्या बात बता रही है कि वो भी स्ट्रेस का टाइम था। क्यों? रिसेस के टाइम में भी जिसको खेलना है वो भी स्ट्रेसफुल होकर खेल रहा है। हम सोचते हैं कि ना कि लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत स्ट्रेस होता है। चाहे कोई अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, चाहे कोई अपने जो वर्क है वो कर रहा है, हर कोई स्ट्रेस में बिजी है। बच्चे अपने लेजर टाइम में भी स्ट्रेस में है, हर कोई स्ट्रेस में है। तो वो स्ट्रेस को ही बताया हुआ है कि जब भी हमारा जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ पीरियड होता है, फ्रेम ऑफ लाइफ होता है, उसमें हम हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं। अब जो जब वो रथ जा रहा है तो वो रास्ते में, हम जब हमारी भी जर्नी जब चल रही होती है तो हम देखते हैं कि लहलहाते फसलें आती हैं, खेत आते हैं। तो ऐसे ही उनके रास्ते में भी ये खेत आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि देखिए आप यहाँ पर कितना अच्छा यूज़ किया, फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन। फील्ड को भी पर्सोनिफाइड किया है। वो पर्सन है कि जो फसल पक गई है वो हमें गेजिंग, घूर घूर कर देख रहा है। इस तरह से उन्होंने अपने पर्सोनिफिकेशन, अपने मेटाफर्स को यूज़ किया है। और ये जो रेपिटेशन है, वी पास्ट, ये बार बार आ रहा है, रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस है, इसे एनाफोरा कहते हैं, जो कि प्रोग्रेशन की ओर दिखाता है। ये कुछ जो है वो आगे बढ़ रहा है। फिर से आगे वो वी पास्ट, ये फ्रेज जो है बार बार रिपीट हो रहा है।
वी पास द सेटिंग सन, इसकी भी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। ज़्यादातर आपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो बड़े हो गए हैं उनकी तुलना हम सेटिंग सन से करते हैं, जैसे कि सूरज ढल रहा है, इससे हम उनकी तुलना करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ये सिंबॉलिक बताया है, सिंबोलिज्म में बताया है। पहले हमारा टाइम होता है चाइल्डहुड का, हम बच्चे होते हैं, रिंगा रिंगा रोजिस टाइप गेम्स खेलते हैं। उसके बाद हमारी लेबर करने का, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का, खेतों में काम करने का, जैसे लेबर काम करती है वैसे हम भी काम करते हैं। उसके बाद हमारी ओल्ड एज आ जाती है। चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, इसको उन्होंने सिम्बॉलिकली बताया है अपनी इस जर्नी के ड्यूरिंग। और रादर ही पास्ड अस, ही मतलब सन, सन जो है वो भी, उसने भी हमें सरपास कर दिया। अब जैसे जैसे रथ आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे हमें भी जो सन है वो भी ख़त्म हो गया। मींस ये लाइफ की जर्नी ख़त्म हो रही है, अब वो एक नई दुनिया में जा रही है। वहाँ उन्होंने एक्चुअल में बताया कि कन्फ्रंट करने को, डेथ को हमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें डरना है, बल्कि उसका सामना करना है। वो भी बहुत खुशी से, बहुत काइंडली, बहुत कामली, बहुत पीसफुली हमें उसका सामना करना है। द ड्यू ड्रू क्वेरिंग एंड चिल, क्वेरिंग एंड चिल मीन्स डेथ का हम जो मतलब लेते हैं वो ठंडा हो जाने से लेते हैं, बर्फ़ जैसा ठंडा। तो अब जब वो एक नई दुनिया में जा रही है, वहाँ पर उन्होंने क्या डाला हुआ है, फॉर ओनली गुजमर माई गाउन माई टिपिट ओनली टूल। ये गुजमर एक तरह का डेलिकेट सॉफ्ट सा मटेरियल होता है। उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कह रही है कि मैंने एक गाउन पहना हुआ है। टिपिट मीन्स स्कार्फ, जो नन्स पहनती हैं अपने ऊपर जब वो एटर्निटी वाली जो लाइफ है वो लीड करती हैं। तो वो क्या है कि टुल, एक बस हल्का सा नेट का एक स्कार्फ पहना हुआ है। यहाँ पर बिब्लिकल सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है। नन्स जो है वो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देती हैं भगवान की याद में, भगवान की तरफ। अपना जो गॉड है क्रिस्ट, जो जीसस क्रिस्ट है, उनके लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करती है कि लाइफ में जो भी एविल्स होंगी तो भगवान उन्हें वहाँ से बचा लेगा, इसलिए वो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देती हैं। और जो अपनी लाइफ गृहस्थी में जीते हैं वो अपने हस्बैंड की तरफ, जो लड़की है वो हस्बैंड की तरफ डेडिकेट कर देती है कि अब ये मुझे मेरी सारी जो भी लाइफ की बुराइयां हैं उससे बचाएगा। तो वो जो पर्सन है वो, तो यहाँ पर पोइटस भी ऐसे बता रही है कि अब उनकी जो शादी है, शादी की बात करें, उनकी शादी भी हो गई है डेथ से, एटर्निटी से। जैसे जो वाइफ है उसने अपनी सारी लाइफ हस्बैंड को डेडिकेट कर दी है, नन्स है उन्होंने अपनी सारी लाइफ को डेडिकेट कर दी है गॉड की याद में, उसकी पूजा में। इसी तरह मेरी भी सारी लाइफ डेडिकेट हो गई है एटर्निटी की ओर, डेथ की ओर। तो यहाँ पर एक और इसका सिंबल क्या निकल के आता है कि जब हम उसके लिए रेडी हैं, जब भगवान को हम फेस करेंगे, तो क्या हमने ऐसे काम किए हैं लाइफ टाइम में कि हमें उसके सामने घबराना ना पड़े, ऐसी शिवरिंग ना करनी पड़े, कपाना ना पड़े। इस तरह से जो ये जो कपड़े हैं ये इसको सिंबलाइज करते हैं कि हमने लाइफ टाइम में ऐसे काम कर लिए हैं ना कि हमें वहाँ जाकर भगवान के सामने जब फेस होना पड़े, जब भगवान से 1 to 1 हमें इंट्रैक्शन करनी होगी, तो हम क्या है कि उसके सामने बिल्कुल रेडी हों। ऐसा कुछ भी हमारे सामने कमाने वाला, डराने वाली ऐसी कोई चीज़ ना आए, इसके लिए हमें लाइफ में ही रेडी होकर आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कहते हैं, वी पोज बिफोर अ हाउस अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। हाउस, हाउस का मतलब लेते हैं कंफर्टेबल, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हम अपने घर को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं कि यहाँ पर हम जैसे भी रह सकते हैं, जैसे भी चाहे पहन सकते हैं, जो भी चाहे हम कर सकते हैं। तो वो कहे कि मैं एक ऐसे घर में के सामने रुक गई जहाँ पर कि ग्राउंड के ऊपर स्वेलिंग थी। मीन्स यहाँ पे ग्रेव यार्ड की बात हो रही है, कब्र की बात हो रही है। द रूफ वो स्क्वेयरसली विजिबल, उसकी जो छत थी वो बहुत कम दिखाई दे रही थी। मीन्स वो हमें अंदर, द कॉर्निस इन द ग्राउंड, जो कॉर्नर है जब वही ग्राउंड में थे तो इट मीन्स ज़्यादा जो घर है वो ग्राउंड में ही था। मीन्स वहाँ पर अब एटर्निटी की बात हो रही है कि वो एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे घर में चली गई है जिसकी छत बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन उसके सारा पार्ट जो है वो अंदर ही है। सिंस एंड दिस सेंचुरीज, अब वो नेक्स्ट पार्ट में, अब वो नेक्स्ट लाइफ की बात कर रही है। एंड जेट ईच फील्स शॉर्टर देन द डे,
हम कई बार कहते हैं ना कि कोई दिन ऐसा होता है, कभी ऐसा लगता है कि एक दिन भी बहुत सदियों जैसा लगता है, कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि हम बहुत ही उदास परेशान हो जाते हैं कि हमें एक एक मिनट काटना भी मुश्किल हो जाता है, और कभी अच्छा टाइम हो तो वो तो ऐसे बीतता है जैसे कि पता ही ना चला। अब वो कह रहे हैं कि मेरा भी टाइम यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि मैं लाइफ के ये जो स्पैन है, लाइफ के ये जो पीरियड है, आर्ट्स है, इससे बहुत दूर निकल गई हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, जो टाइम है वो भी बहुत कम हो गया है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेज हीड्स वर टुवर्ड्स एटर्निटी। अब मुझे वो कह रहे हैं कि पता चल गया है, सरमाइज मीन गैस करना, मुझे अब ये चीज़ गैस हो गई है कि जो घोड़े अब वो स्टार्टिंग में आ गए हैं, जो स्टार्टिंग में उसे रथ लेने के लिए आया था, घोड़े लेने के लिए आए थे, वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे? एटर्निटी की ओर। वो मुझे एक ऐसी दुनिया की तरफ लेकर जा रहे थे, एक ऐसी अनश्वर दुनिया जहाँ पर कि सब कुछ समान है, ना यहाँ पर लाइफ है, ना डेथ है, ना टाइम है, ना डे है, ना आर है, हर कुछ बस एक जैसा ही है। यहाँ पर किसी को किसी की कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी जो है ना अच्छा है ना बुरा है, बस है। बस ऐसी दुनिया में वो पहुँच गई है। तो एमिली डिकिंसन के ऊपर इन सारी बातों का, इन सारी चीज़ों का मेनली जो प्रभाव पड़ा, वो जो उनकी फैमिली, जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई, जैसे उनके उन्होंने लाइफ में अपने जो भी देखे जो उनके साथ मिस हैपनिंग्स हुई, और जो उन्होंने डेथ्स देखी, इसके कारण उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके पेरेंट्स इंग्लैंड से रिलीजन फ्रीडम को उसको एंजॉय करने के लिए वो यहाँ पर आ गए थे, इंग्लैंड से यूएस आ गए थे, तो इसका उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो यहीं पर ये पोएम फिनिश हो जाती है। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश प्रोवेस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आगे भी लेकर आती रहूँगी, और आपके हर एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।